गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आवाज सबको आ रही है? ओके। ओके ओके। टॉपिक क्या था जरा बता सकते हैं फ्राइडे को? फ्राइडे को लास्ट टॉपिक क्या हुई थी? क्या पढ़ाना है? अच्छा, जेनेटिक्स पूरा हो गया था, मेंडल्स रूल्स। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। रहने दीजिए। ओके। हैप्पी नवरात्रि जसलीन जी। आइए चलते हैं क्विज पे। देखिए, ट्विंस की जो कंडीशन होती है थोड़ी सी डिफरेंट टाइप्स की होती है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो फीमेल के एक सेल से पुरुष का स्पर्म सेल फ्यूज करता है, यानी ये एक सेल है और ये हमारा स्पर्म सेल है। और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होने के फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट। ठीक। तो एक एक सेल से एक स्पर्म सेल फ्यूज होता है और फ्यूज होने के उपरांत क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट को हम बोलते हैं युग्मक, है। अब इस जाइगोट में डिवीजन होता है और डिवीजन होने के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है और फिर भ्रूण डेवलपमेंट करके एक नए बेबी को जन्म देता है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई वो एक एग सेल से एक स्पर्म सेल की हुई और कितने जाइगोट बने? एक जाइगोट बने। तो एक जाइगोट बना तो कितने बेबी का जन्म हुआ? एक बेबी का जन्म हुआ। ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक प्रकार से नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जनरली एक एग सेल से एक स्पर्म सेल फ्यूज होता है और एक जाइगोट बनता है। लेकिन ट्विंस के केस में क्या होता है? थोड़ा सा अलग केस होता है। तो जनरली जो ट्विंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के ट्विंस होते हैं। पहले टाइप्स को हम बोलते हैं जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। दूसरे को हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और तीसरे को हम बोलते हैं साइनेज। तीन टाइप्स के ट्विंस होते हैं। ठीक है। पहले को हम बोलते हैं फ्रेटर्नल। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं भ्रातीय जुड़वा। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं समान जुड़वा, है। फर्स्ट फ्रेटर्नल ट्विंस, दूसरा आइडेंटिकल ट्विंस और तीसरा है हमारा साइनेज। क्लियर? पहले लिख लीजिए।
ओके, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब पहले की चर्चा हम करते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, अब फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है? फ्रेटर्नल ट्विंस की हिंदी है भ्रातीय। भ्रातीय जुड़वा। ठीक, तो जनरली आपको मैंने बताया कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या था, एक एग सेल से एक स्पर्म सेल कॉपुलेट करता है, मिलता है। तो फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि अलग अलग शुक्राणुओं से अलग अलग अंडाणुओं के निषेचन के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, तो जनरली क्या है कि एक एक सेल से एक ही स्पर्म सेल बनता है, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि दो एग सेल से दो स्पर्म सेल कॉपुलेट कर जाते हैं। कभी कभी ये दोनों क्या है, एग सेल, और ये दोनों क्या है आपका, स्पर्म सेल। सामान्यतः नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होता है कि एक अंडाणु से एक ही शुक्राणु फ्यूज करता है, तो एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो अंडाणु यानी दो एग सेल से दो स्पर्म सेल कॉपुलेट कर जाता है। अब एग सेल की अगर हम बात करें तो एग सेल में तो एक्स ही होता है ना, एग सेल तो एक्स एक्स टाइप के होते हैं, लेकिन स्पर्म में एक्स भी होता है और वाई भी होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पुरुष के दोनों एक्स क्रोमोसोम दो अंडाणुओं से फ्यूज हो सकते हैं, या पुरुष के दो वाई दो एक्स के साथ फ्यूज हो सकते हैं, या पुरुष के एक एक्स और एक वाई महिलाओं के एक्स से फ्यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि नहीं भाई, पुरुषों में एक्स वाई दो है, तो हो सकता है कि पुरुष का दोनों एक्स इन दोनों एक के साथ फ्यूज कर जाए, या पुरुष के दो वाई इस दोनों एक्स के साथ फ्यूज कर जाए, या पुरुष के दो एक्स इन दोनों एक्स के साथ फ्यूज कर जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दो लड़के भी हो सकते हैं, दो लड़की भी हो सकती हैं, और एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है। तीनों कंडीशन हो सकती है। तो फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि जनरली सामान्यतः तो एक एग सेल से एक ही अंडाणु फ्यूज होता है। ठीक है प्रमोद जी, सामान्य फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक अंडाणु से एक ही शुक्राणु फ्यूज होता है। ठीक है ना, तो अगर महिला के अंदर तो एक ही टाइप के अंडाणु होते हैं, एक्स टाइप, लेकिन पुरुष के अंदर शुक्राणु तो दो टाइप्स के हैं, एक्स भी है वाई है। अगर एक्स फ्यूज करेगा तो लड़की होगी, वाई फ्यूज करेगा तो लड़का होगा। पुरुष का भी एक ही फ्यूज करेगा, या तो एक्स करेगा या तो वाई करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि महिला के दो अंडाणुओं से अलग अलग पुरुष के दो शुक्राणु फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि पुरुषों में तो दोनों टाइप्स के शुक्राणु हैं, एक्स भी है वाई भी है, तो हो सकता है कि पुरुष के 23 क्रोमोसोम ही होते हैं शुक्राणु में, तभी तो 23 पुरुष का और 23 महिला का मिलकर फिर से 46 हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि पुरुषों के दो अंडाणु से सॉरी महिलाओं के दो अंडाणु से पुरुषों के दो शुक्राणु फ्यूज कर जाते हैं। अब जो पुरुषों के शुक्राणु फ्यूज करेंगे, या तो दोनों एक्स कर जाएं, या तो दोनों वाई कर जाएं, या तो पुरुष का एक एक्स और एक वाई फ्यूज कर जाए। तो अगर दोनों एक्स एक्स फ्यूज करेंगे तो दो जाइगोट बनेंगे, और दोनों जाइगोट किसके होंगे, लड़की के। और पुरुष के दो वाई अगर फ्यूज करेंगे तो दोनों जाइगोट किसके होंगे, लड़के के। अगर पुरुष का एक एक्स और एक वाई फ्यूज करेंगे तो एक लड़की और एक लड़का। तो यानी कि जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो द्वितीय युग्मक जनी होते हैं, यानी
जाइगोटिक होते हैं, यानी दो अलग अलग अंडाणुओं से दो अलग अलग शुक्राणु क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जो दोनों बच्चे होंगे, ठीक है, ठीक है समन गुप्ता जी, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होता है, फ्रेटर्नल ट्विंस में पहले मैं फिर से बता रहा हूं कि जो हमारा नॉर्मल प्रजनन की प्रक्रिया होती है, तो नॉर्मल प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि पुरुष का एक शुक्राणु, सर ये क्रोमोसोम पर स्पर्म में होता है या दिव्या जी, क्रोमोसोम तो अलग चीज है ना, ये जो एक्स और वाई ये तो क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम, जैसे मैंने बताया कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, इस क्रोमोसोम पर ये डीएनए लगा होता है, और डीएनए क्या होता है, हमारे कैरेक्टर को बताता है। और आपके एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम 46, लेकिन और उसी 46 पे ही सारे कैरेक्टर, सारे के सारे, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो हमारा स्पर्म सेल है, इस स्पर्म सेल में मात्र 23 गुणसूत्र होते हैं, मात्र 23, यानी पूरे डीएनए का आधा ही डीएनए होता है। तभी तो महिला के आधा डीएनए से अटैच होकर पूर्ण डीएनए फिर बन जाता है, फिर 46 हो जाता है, 46 जाता है। तो जो हमारे गुणसूत्र है एक्स और वाई, जो शुक्राणु कोशिका है, उनमें तो आधे ही होते हैं, तभी तो ये महिला के आधे से मिलते हैं, फिर 46 बना लेते हैं। ठीक है, अगर 46 नहीं बना पाएंगे, 45 हो गए, 44 हो गए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो हम ट्रांसजेंडर कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेटर्नल में क्या होता है कि पुरुष के दो शुक्राणु, सामान्यतः एक ही शुक्राणु फ्यूज करते हैं, लेकिन फ्रेटर्नल में क्या होता है कि पुरुष के दो शुक्राणु महिला के दो अंडाणुओं से अलग अलग फ्यूज करते हैं, और जब अलग अलग फ्यूज करते हैं तो दो अलग अलग जाइगोट बनेगा। और ये दोनों जाइगोट हैं, ये दोनों लड़के के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियों के भी हो सकते हैं, या एक लड़का और एक लड़की का भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा गुणसूत्र कौन कौन से एग सेल वाले से फ्यूज करता है, यानी कौन कौन सा शुक्राणु कौन कौन से अंडाणु के साथ फ्यूज करता है। क्योंकि अंडाणुओं में केवल एक्स ही होता है, समझ जी, एक सेल एक ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो नियर अबाउट 3 से 4 की कैटेगरी में एक सेल बनते हैं। ठीक है ना, फ्यूज एक ही के साथ करता है। ठीक है ना, आप समझ नहीं है, 2 का मतलब इसको आप ऐड क्यों कर दे रहे हैं, एक सेल में तो 23 ही होता है ना। ठीक है, एक सेल में एक सेल में 23 ही क्रोमोसोम होता है, तो 23 इसमें भी है, 23 इसमें भी है, अकेले अकेले तो 23 ही है ना। शुक्राणुओं में भी 23 है, इसमें भी 23 है। तो अगर ये दोनों मिलेंगे तो फिर ये अलग 46 बनेंगे, ये दोनों मिलेंगे तो ये अलग 46 बनेंगे। अब यहाँ पे दो जाइगोट बन गया, दो जाइगोट का मतलब फिर दो भ्रूण बन गया, और दो भ्रूण बन गया का मतलब दो बच्चे बन गए। अब डिपेंड करेगा कि कौन कौन से मिला। ठीक है, इतना सिंपल समझ में नहीं आ रहा। चलिए फिर से हम ट्राई करते हैं। एक तो चीज आप समझ लीजिए कि फर्टिलाइजेशन जो निषेचन है वो एक अंडाणु से एक शुक्राणु बनता है। ठीक है ना, अब आप ऐसे देखिए, महिला का एक अंडाणु है, इसमें कौन से हैं, एक्स टाइप के हैं सर। ठीक है, टू एग सेल कहां से आया, हमने कहा कि ये अलग कंडीशन में होती है, सामान्य कंडीशन में नहीं होती है। जब एक रिलीज होता है, जब एग रिलीजिंग का समय आता है तो एक साथ 3 से 4 की संख्या में एग रिलीज होते हैं, लेकिन फर्टिलाइज करता है सिर्फ एक ही। ठीक है ना, सिर्फ एक ही फर्टिलाइज करता है।
नॉर्मल प्रक्रिया में, लेकिन रिलीज होते हैं 3 से 4 की संख्या में। जैसे शुक्राणु की हम बात करें तो शुक्राणु भी क्या होता है कि एक साथ करोड़ों की संख्या में शुक्राणु रिलीज होते हैं, लेकिन फर्टाइल तो सिर्फ एक ही होता है ना, एक ही एक सेल से मिलता है, बाकी सब बेकार पड़ जाते हैं। तो उसी तरीके से जो नॉर्मल प्रक्रिया में एक शुक्राणु से एक अंडाणु मिलता है, तो असमान प्रक्रिया में क्या होता है कि 2 अंडाणु से 2 शुक्राणु मिल जाता है। सो सिंपल, क्योंकि कभी कभी होता है, हमेशा तो होता नहीं। तो 2 अंडाणु से जब 2 शुक्राणु मिल जाता है तो 2 भ्रूण बनते हैं, फिर 2 बच्चे बनते हैं। ठीक है सर, हमेशा एक से ज्यादा रिलीज होता है एक, हाँ 2 से 4 की संख्या में रिलीज होते हैं, बट कॉपुलेट एक ही करते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि 2 शुक्राणुओं से 2 अंडाणुओं का जब फ्यूज हो गया, हाँ वही तो बता रहा हूं कि 2 अंडाणु से जब 2 शुक्राणु फ्यूज हो गए तो 2 जाइगोट बनेंगे, तो 2 बच्चे होंगे। अब उन बच्चों की कंडीशन देखिए, जब 2 अलग भ्रूण बन रहा है तो दोनों का VNTRS अलग होगा। क्लियर? 2 अलग भ्रूण हो रहा है तो दोनों का जो गुणसूत्र मिल रहा है उसमें जेनेटिक कैरेक्टर भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, और एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। इनके शकल सूरत आपस में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, क्योंकि इनका जो जीन ढांचा होता है वह समान नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है, 2 लड़के और 2 लड़की भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो रंग रूप हैं, इनके जो आकृति है, इनके स्वभाव हैं, इनके जो रंग हैं, इनके जो आनुवंशिक लक्षण हैं, ये सब अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जाइगोट से विकसित होते हैं। क्लियर? यानी कि जो फ्रेटर्नल ट्विंस है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये अलग अलग शुक्राणुओं के अलग अलग अंडाणुओं के फ्यूजन से बनते हैं। ठीक है, और अलग अलग अंडाणुओं के जब अलग अलग शुक्राणुओं के फ्यूजन से बनते हैं तो इस कंडीशन में अलग अलग जाइगोट बनता है, और अलग अलग जाइगोट बनने के फलस्वरूप इनके जो लिंग हैं, इनका जो जीन ढांचा है, इनका लिंग एक समान भी हो सकता है, यानी दोनों लड़के या दोनों लड़की भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनका लिंग असमान भी हो सकता है, यानी एक लड़का और एक लड़की भी होते हैं। सर इस पे डिपेंड करेगा कि फेस को आप नहीं बता सकते हैं कि फेस किस पे डिपेंड करेगा, वो गुणसूत्रों पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब कौन सा गुणसूत्र फेस वाला है कौन सा नहीं है, ये डिपेंड करता है इनके फ्यूजन से। ठीक है ना, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि बच्चे के अंदर फेस किसका जाएगा, ये इम्पॉसिबल है बता। ये गुणसूत्रों की अपनी कैटेगरी होती है, अपनी एबिलिटी होती है। मान लीजिए एक्स गुणसूत्र है तो इसमें टोटल का कितना है, 23 ही तो है। ठीक ठीक, हाँ कई लड़की के 5 बच्चे हो जाते हैं, तो भी मैं आ रहा हूं 5 बच्चे के, अभी तक रिकॉर्ड 21 बच्चे का है तो भी आ रहा हूं। ठीक है, तो अब जो फेस की आप बात कर रहे हो, तो मान लीजिए जो वाई गुण एक्स गुणसूत्र है, तो एक्स गुणसूत्र में फेस वाला गुणसूत्र मान लीजिए नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो 23 गुणसूत्र हैं, पूरे 46 का तो इसमें 23rd ही है। टोटल गुण आपके कितने हैं, अगर आप पुरुष हैं मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, पुरुष है, किस बात का कंफ्यूजन है पहले वो बताइए। कंफ्यूजन किस चीज का हो रहा है?
नॉर्मल फर्टिलाइजेशन आप सिंपल सा समझिए ना, ज्यादा दिमाग को मत दौड़ाइए, बहुत सिंपल सी चीज है। एक अंडाणु से एक शुक्राणु का जब फ्यूजन होता है ना, आप ये छोड़ दीजिए कितने एग होता है, कितने स्पर्म होता है, सब छोड़िए। एक अंडाणु से एक शुक्राणु फ्यूज होता है तो एक जाइगोट बनता है और एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं के अंदर से 2 अंडाणु रिलीज जाते हैं और पुरुषों के एक से अधिक शुक्राणु अंडाणुओं के साथ फ्यूज कर जाते हैं। तो इन असामान्य अवस्थिति में क्या होता है कि 2 अंडाणुओं से 2 शुक्राणु फ्यूज हो जाते हैं तो 2 जाइगोट बन जाते हैं। अब वो जो 2 जाइगोट बनते हैं वो समान लिंग के भी हो सकते हैं, अगर दोनों एक्स फ्यूज किए पुरुष के, और समान लिंग के भी हो सकते हैं अगर एक एक्स और एक वाई फ्यूज किया तो इनका जो जीन ढांचा है समान नहीं होता है, फलस्वरूप इनके स्वभाव, आकृति, रंग एवं आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, भिन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ट्विंस को हम बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, यानी कि 2 लड़के भी हो सकते हैं, 2 लड़की भी हो सकते हैं और एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। ठीक है, बच्चे का फेस अनजान व्यक्ति से नहीं होता है, बच्चे का जो फेस होता है उन्हीं के खानदान से किसी न किसी से मिलता जुलता होगा। अनजान व्यक्ति से कैसे मैच करा दोगे? अनजान व्यक्ति से मैच कराने का मतलब समझ गए। ठीक, दूसरा जो ट्विंस होता है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, इसको हम बोलते हैं समान जुड़ो। ठीक है, अब जो समान जुड़वे होते हैं ये बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे होते हैं, कोई अंतर नहीं होता इनमें। पहले बताया, फिर उसी पे मैं आ रहा हूं। एक एग सेल से एक स्पर्म सेल क्या करता है, फ्यूज करता है। तो कितना जाइगोट बना, एक। यहां पे देखो मैंने दोनों का केंद्रक, दोनों का गुणसूत्र यहां पे फ्यूज कर दिया। ठीक है, अब इनके अंदर कितना है, इनके तो 23 गुणसूत्र है, लेकिन यहां पर कितने हैं आपके, 46 गुणसूत्र। ठीक है, मान लो पुरुष का वाई और महिला का एक्स, महिला में तो एक्स ही होता है। अब पुरुष का जो वाई है महिला के एक्स के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया। अब क्या होगा, एक ही जाइगोट बना, सिंगल जाइगोट। तो जब इनके केंद्रक, इनके जब गुणसूत्र आपस में फ्यूज कर गए तो अब ये जाइगोट किसका बन गया, लड़के का। जैसे ही ये लड़के का जाइगोट बनता है कुछ न कुछ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उस प्रॉब्लम पे हमको नहीं जाना। कभी कभी कुछ ऐसी घटना होती है कि ये जाइगोट ही 2 खंडों में बढ़ जाता है, पूरा का पूरा। यानी कि इनका जो ये गुणसूत्र है ये आपस में फ्यूज हो गए तो एक्स वाई बन गए। अब जब एक्स वाई बन गए तो कभी कभी क्या होता है कि ये जाइगोट ही 2 भागों में क्या कर जाता है, टूट जाता है, बट जाता है। तो मान लीजिए कि अगर ये लड़के का गुणसूत्र सब आपस में मिल गया, 46 हो गया, तो आधा जब हुआ तो ये कितना हो गया, 23, ये मैं आधा बना दिया। फिर ये आधा कितना हो गया, 23। ठीक है, यानी लड़के का गुणसूत्र 2 भाग में डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा सेल ही, पूरा जाइगोट डिवाइड हो गया। गुणसूत्रों पे मत जाइए, पूरा जाइगोट क्या हो गया, आधे भाग में कट गया। अब चूंकि ये जेनेटिक मटेरियल है ना, तो डीएनए रेप्लिकेशन इसमें प्रचुर रूप से होगा। तो ये आधा भाग क्या करता है, फिर अपना पूरा भाग बना लेता है, और ये आधा भाग क्या करता है, फिर अपना पूरा भाग बना लेता है। तो एक ही जाइगोट से कितने जाइगोट फिर बन गए, 2। और ये किसका जाइगोट था, लड़के का या लड़की का, लड़के का जाइगोट था। तो लड़के के जाइगोट 2 भाग में बटा, फिर वो अपने आप को क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया, पुनरावृत्त कर लिया। तो कितने लड़के हो गए, 2। ठीक है, लड़के कितने हो गए। जाइगोट के डिवाइड होने के बहुत सारे रीजन है, रेडिएशन भी है, मेडिकल इफेक्ट भी है, वाय कारक भी है, प्रेशर भी है, डिजीज भी है, कई चीजें हो सकती है। ठीक है, तो
रेप्लिकेट का मतलब द्विगुणन करना। डीएनए की एक क्वालिटी होती है, डीएनए क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। उसको लगता है कि हमको डबल होना है, तुरंत वो क्या करना है, कर लेता है। जुबेर जी, आप तो वेद प्रकाश सर के पीछे पड़ गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, लड़के का जाइगोट दो भाग में डिवाइड हुआ, और दो भाग में जब डिवाइड हुआ तो फिर वो अपने आप को पुनरावृत्त द्विगुणन करके दो लड़के बनाया। तो अब आप ध्यान दीजिए क्या होता है कि अब ये दोनों लड़के एक ही जाइगोट से बने हैं। क्लियर? अब जब दोनों एक ही जाइगोट से बने हैं तो दोनों के रंग, रूप, आकृति ये सब क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। और यहां तक कि 90% केस में दोनों का VNTRS भी क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताते समय मैंने बताया था, हाँ दोनों के गुण भी सेम होंगे। इसीलिए मैंने बताया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ये अपवाद हैं। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस, समान जुड़वा। ठीक है, अरे जबकि बेबी 46 ही तो हो रहे हैं भाई। जब ये डिवाइड होके 23 बनाएंगे तो ये 23 फिर अपने आप को रेप्लिकेट करके 46 बना लेगा, ये 23 फिर रेप्लिकेट करके क्या करेगा, 46 बना लेगा। ये इनकी अपनी क्षमता है। ठीक है, तो इस अब आते हैं फिर आइडेंटिकल ट्विंस पे, कि आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि ये, हाँ डीएनए भी सेम होगा। 99% केस में डीएनए सेम होता है। ठीक है ना, फिंगरप्रिंट अलग होगा नहीं, फिंगरप्रिंट 99 केस में सेम होता है। ठीक है ना, कुछ केस में अलग देखा गया है, वो अपवाद की कैटेगरी में है, बट हम ये मानकर चलते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस के डीएनए फिंगरप्रिंट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और यही डीएनए फिंगरप्रिंट के क्या है, अपवाद है। तो आइडेंटिकल ट्विंस से हमने क्या देखा कि ये एक ही जाइगोट के, ध्यान से दीजिएगा, ये एक ही जाइगोट के विखंडन के फलस्वरूप बने हैं। और जब ये एक ही जाइगोट के विखंडन के फलस्वरूप बने हैं तो जो हमारा फ्रेटर्नल ट्विंस डाइजाइगोटिक था, अब ये कैसा हो जाएगा, मोनोजाइगोटिक। क्या हो गया, मोनोजाइगोटिक। ठीक है, ये कैसे होते हैं, अलग अलग जब होते हैं तो 23 में अलग होते हैं, फिर वो 46 में बदल जाते हैं। तो ये जो आइडेंटिकल ट्विंस जो समान जुड़वे होंगे, ये समान लिंग के होंगे, समान ढांचे के होंगे, इनके लक्षण भी क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। इनमें अंतर अगर कुछ आएगा तो केवल वातावरणीय दशाओं के कारण ही आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए और एक को हमने भारत में रखा और एक को हमने भेज दिया साउथ अफ्रीका, है ना। 15 साल के बाद दोनों को एक जगह खड़ा करो, लगेगा ही नहीं कि ट्विन सही है, इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग। ठीक है, तो उस वजह से ये बिल्कुल सेम होते हैं, हर चीज इनका बिल्कुल सेम होता है। अगर इनमें कुछ परिवर्तन आता है तो वो वातावरणीय दशाओं के कारण ही आता है। तो इस प्रकार के जुड़वे क्या कहलाते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं, समान जुड़वा कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका साइमेज। ये कोई अलग नहीं है, साइमेज एग्जैक्टली। हाँ सचिन गौतम भी बताइए क्या कंफ्यूजन है। अरे बोलो तो कंफ्यूजन। छियालीस का, जब 46 गुणसूत्र आपस में मिल गए और मिलने के बाद वो डिवाइड हो गए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सचिन जी, जब वो डिवाइड हो गए तो 23 में बढ़ गए। ठीक है ना, और जब 23 में बढ़ गए तो मैंने बोला कि डीएनए में क्षमता होती कि अपने आप को फिर वो क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। तो जब अलग अलग 23 हुए तो फिर पूर्ण रूप से वो अपने आप को डिवाइड करके कितने कर लेते हैं, 46। ठीक है, तो अब चलते हैं साइमेज पे। तो जो साइमेज होता है वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल ट्विंस की तरफ होता है। सर आइडेंटिकल ट्विंस सिर्फ मेल में होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, अब आप देखिए आपके समाज में दो तरह के बच्चे आपको दिखेंगे। कभी कभी
दो लड़के एक साथ पैदा हुए, कभी कभी दो लड़की एक साथ पैदा हुए। अब देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आता है कि एक दंपति है, उसको कई सालों के बाद दो बच्चे पैदा हुए, दोनों की शकल सूरत सेम है, ठीक है, तो वो किस प्रकार के जुड़वा होंगे, फ्रेटर्नल या आइडेंटिकल? तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा आइडेंटिकल, जबकि दोनों हो सकते हैं, फ्रेटर्नल भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है ना? ना ना पूर्वी जी, फ्रेटर्नल भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। फ्रेटर्नल में मैंने क्या बताया कि दो अलग अलग शुक्राणु दो अलग अलग अंडाणुओं से फ्यूज करते हैं, इनकी शकल सूरत मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन आइडेंटिकल में 100% क्या होगा, श्योर मिलेगा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक लड़की और एक लड़का एक साथ पैदा होते हैं तो ये 100% फ्रेटर्नल, 100% फ्रेटर्नल। लेकिन अगर दो लड़के या दो लड़की एक साथ पैदा हो रहे हैं तो ये फ्रेटर्नल भी हो सकता है और आइडेंटिकल भी हो सकता है। तीसरा केस, अब जो आइडेंटिकल ट्विंस हम देखे हैं, ये आइडेंटिकल ट्विंस तो हमने दो भाग में किया। कभी कभी क्या होता है कि यही आइडेंटिकल ट्विंस चार भागों में भी कन्वर्ट हो सकता है, कभी कभी चार भागों में कन्वर्ट हो सकता है। तो चार भागों में अगर कन्वर्ट होगा तो चार जाइगोट बनेंगे। तो अगर लड़के का ही पहला जाइगोट बना है तो चारों जाइगोट किसके बनेंगे, लड़के के ही बनेंगे, ठीक है। तो वो भी कैसे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस ही हैं। बट जनरली देखा जाता है कि दो से ज्यादा जब होते हैं तो वो मोस्टली सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक साथ अभी तक रिकॉर्ड 21 का है बट सरवाइव करने का नहीं, ठीक है। तीसरा जो है आपका साइमेज, जो साइमेज जुड़वा है वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल का कॉपी होता है, कोई अंतर नहीं होता। हाँ सचिन जी, चार बच्चे होंगे, ठीक है, रेयर केस में होता है, अक्सर नहीं होता है, बट चारों सरवाइव कर जाएं ये मुश्किल है। अब जो साइमेज होता है ये आइडेंटिकल ट्विंस की भांति होते हैं। अंतर क्या होता है कि आइडेंटिकल ट्विंस में पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है, लेकिन साइमेज में क्या होता है, पूरा डिवाइड नहीं होता है। जहां तक डिवाइड हुआ, ठीक है, जहां तक डिवाइड हुआ वहां तक तो शरीर में दो अंग बनेंगे, लेकिन जहां से डिवीजन बंद हुआ वहां पे सिर्फ एक ही अंग होगा। अक्सर आप न्यूज में या डिस्कवरी वगैरह में देखते हैं कि दो बॉडी है, या तो चेस्ट से जुड़ी है, या तो थाई से जुड़ी है, या तो फिर सर से जुड़ी है, यानी कि कुछ न कुछ उनमें कॉमन अंग है, बाकी सब क्या है, डबल अंग है। तो उस प्रकार के जुड़वे को हम बोलते हैं साइमेज। यानी साइमेज जो होते हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस की भांति होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से पृथक न होकर आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े, ठीक है। तो जो हमारा साइमेज होता है, साइमेज ट्विंस क्या होता है, ये आइडेंटिकल ट्विंस यानी समान जुड़वे की भांति होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से पृथक न होकर कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं। इनकी बॉडी एक होती है, लेकिन उन बॉडी में जो अंग होते हैं वो डबल होते हैं। जहां तक डिवीजन हो गया वहां तक दो बॉडी, पर जहां से डिवीजन नहीं हुआ वहां से एक बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि एक माता पिता के दो जुड़वे बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और दोनों लड़के हुए, ठीक है। अब जो दोनों लड़के आ गए, अब जो दोनों लड़के हुए, तो अब वो दोनों लड़के कैसे जुड़वा कहलाएंगे, साइमेज कहलाएंगे या आइडेंटिकल कहलाएंगे, जबकि दोनों की शकल सूरत सब सेम है। तो ये साइमेज सॉरी ये फ्रेटर्नल भी हो सकते हैं और आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेटर्नल में भी आपने देखा कि दो जाइगोट बनते हैं, और दो जाइगोट बनते हैं तो उनकी शकल सूरत सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। लेकिन आइडेंटिकल में क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। सर अपंग बच्चे कैसे जाते हैं, अपंग बच्चे बच्चों की कंडीशन क्रोमोसोमल्स भी होती है, दवाओं की भी वजह से होती है। आइडेंटिकल ट्विंस में ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, इट्स में भी हो सकते हैं। अगर क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी होगी तो वो ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, वो बात दूसरी है, ठीक है। जनरली वह देखा नहीं जाता है।
अब जो साइनेज है, तो साइनेज क्या होता है, साइनेज में कुछ भी हो सकता है सचिन जी, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अगर ये फीमेल का जाइगोट होगा तो फीमेल हो सकता है, मेल का जाइगोट होगा तो मेल हो सकते हैं। ठीक है, साइनेज में क्या होता है कि जाइगोट पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता, जहां तक जाइगोट विभाजित होगा वहां पे 2 अंग बनेंगे, और जहां से विभाजन बंद हो गया वहां पे एक होंगे, और साइनेज की कंडीशन ये होगी कि दोनों बॉडी आपस में क्या होंगे, जुड़े रहे, ये अलग अलग नहीं होते, ये हमेशा क्या होते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, और ये बिल्कुल समान जुड़वे की भांति है। ठीक है, तो इतनी कंडीशन तो हमारी किसकी थी, साइनेज का एग्जाम्पल क्या होगा। अब जुड़वे का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 2 लड़के या 2 लड़की, सबा एंड फरा। व्हाट मीन्स सबा एंड फरा? हद है भाई, आप दूसरे का नाम मत लीजिए यहां पर। ठीक है, सोशल मीडिया का जहां तक डिवाइड हुआ, जहां तक डिवीजन हुआ वहां पे 2 अंग बनेंगे, और जहां से डिवीजन बंद हो गया वहां पे 1 अंग बनेंगे। ठीक है, जो फ्रेटर्नल ट्विंस है, 2 अलग अलग जाइगोट बने तो उसको हम डाइजाइगोटिक बोल देते हैं। ठीक है, और आइडेंटिकल ट्विंस में एक ही जाइगोट बना तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के समय तो पता चल सकता है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लिंग परीक्षण हमारे यहाँ बैन है। हाँ, साइनेज में लिंग समान होता है, बोला ना, आइडेंटिकल ट्विंस की बात ही होता है। ठीक है, जनरली लिंग परीक्षण हमारे यहाँ बैन है, हमारे यहाँ वर्ल्ड लेवल पे लिंग परीक्षण बैन है। तो फीमेल के जाइगोट में क्या क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता है। अल्ट्रासाउंड जब हम करवाते हैं तो जब भ्रूणी अवस्था में वो बदल जाता है तब पता चलता है कि ट्विंस पल रहा है या फिर साइनेज पल रहा है या फिर क्या पल रहा है। ठीक है, अब बच्चा पैदा होने के बाद ही हम पता कर पाते हैं कि वास्तव में ये आइडेंटिकल ट्विंस है या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस है, क्योंकि महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके भ्रूण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये हमारे यहाँ टोटली क्या है, बैन है। इसको हम सीधे भ्रूण हत्या के केस में देखे जाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब चलते हैं, जेनेटिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, ट्विंस पढ़ लिया। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा जेनेटिकल डिसऑर्डर पे। ठीक है, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक कैरेक्टर पे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंगिक गुण। जेनेटिकल कैरेक्टर, तो जेनेटिकल कैरेक्टर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं जेनेटिकल कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर होता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। फर्स्ट को हम बोलते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। ठीक, तो जो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर होता है इसको हम अगर हिंदी में कहें तो इसको हम बोलते हैं लिंग सीमित गुण। क्या होते हैं, लिंग सीमित गुण। ठीक है, अब थोड़ी सी तो आप नॉट गुड टीचर बोल रहे हो तो आप रिमूव हो जाओ। ठीक है ना, अदरवाइज आप क्या बोलता है, कंप्लेन कर दो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, टीचर आप बदल दीजिए। ठीक है ना, तो मैं चला जाऊंगा, कोई और आ जाएगा आपको पढ़ाने, है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अभी किसी ने लिखा ना कि नॉट गुड टीचर, तो मैं यहाँ अच्छा और बुरा टीचर बनने के लिए नहीं आया हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ।
हाँ ये बात है कि किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। मैं घोल के आपको नहीं पिला सकता हूं, सबका अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अब जो फेस टू फेस आप रहते हो तो कुछ मैं समझा भी सकता हूं, ठीक है ना। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 100% तो समझाना देखो पॉसिबल नहीं है, ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। और जिनको नहीं है वो किसी भी सेंटर पे हो, आप वहां से आप क्या बोलता है अपने मैनेजमेंट से कह दीजिए, हो सकता है कि वो किसी दूसरे टीचर को हायर कर लेंगे, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके चलिए आइए। हाँ कमी हर देखिए कमी सब में होती है। मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है तो थोड़ी सी मेरी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी मिसबैलेंस होती है, इसको मैं भी मानता हूं, ठीक है। चलिए आइए, फालतू बातों पे नहीं चलते हैं। 100 बर्तन होते हैं तो थोड़ी बहुत खनकते ही हैं, ये सब में प्रॉब्लम होती है। कह रही सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ठीक है। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर किसको हम बोलते हैं? लिंग सीमित गुण। तो हाँ विस्तार से बता रहे हैं अनिल जी। तो लिंग सीमित गुण क्या होता है कि कुछ ऐसे गुणों के जो जीन होते हैं, जीन तो मैंने बताया है, तो कुछ ऐसे गुणों के जीन होते हैं, और जीन को देखो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, डीएनए का छोटा भाग होता है जो गुणों को व्यक्त करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे गुणों के जीन होते हैं कि इसकी थोड़ी सी कम, अच्छा ठीक है, कुछ ऐसे गुणों के जीन होते हैं जो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों पर पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे गुणों के जीन होते हैं जो पुरुषों एवं महिलाओं दोनों पर पाए जाते हैं, परंतु इनका जो प्रभाव होता है वो किसी एक ही लिंग पर होता है। अभी एग्जांपल से मैं बताऊंगा। यानी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पुरुषों में भी होते हैं और महिलाओं में भी होते हैं, दोनों में होते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव दिखता है वो या तो पुरुषों में दिखता है या तो महिलाओं में दिखता है, दोनों में समान रूप से कभी नहीं दिखता। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इस प्रकार के गुणों के जो जीन हैं ये पुरुष एवं महिलाओं दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो किसी एक विशेष लिंग तक ही सीमित रहता है। हाँ किसी एक में ही दिखता है, ठीक है। यानी इनका जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, किसी एक में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियां दोनों में होती है, मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है, क्लियर। लेकिन इनका इफेक्ट किस में दिखता है? फीमेल में। जो ब्रेस्ट ग्लैंड होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं, ये दोनों में होती है, लेकिन ये इफेक्टिव किस में होती हैं? ओनली फॉर फीमेल, मेल में इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसे गुणों को हम बोलते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ठीक है। यानी इस प्रकार के गुणों के जो जीन होते हैं ये पुरुष एवं महिलाओं दोनों में पाए जाते हैं, परंतु इनका जो प्रभाव होता है एक विशेष लिंग तक ही सीमित रहता है, ठीक है। तो ऐसे गुणों को हम बोलते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ठीक है। दूसरा सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, ठीक। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर को हम बोलते हैं लिंग प्रभावित गुण, लिंग प्रभावित गुण, ठीक है। ऐसे गुण जो पुरुष एवं महिलाओं में दोनों में हार्मोन्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं, मतलब होते तो हार्मोन्स दोनों में हैं, लेकिन इनमें क्या होता है इफेक्टिव किसी विशेष में ही होते हैं। यानी कि सिंपल सी चीज है कि सेक्स इन्फ्लुएंस जो कैरेक्टर होते हैं ये भी सेक्स लिमिटेड की तरह होते हैं, लेकिन ये किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? हार्मोन्स के द्वारा। जैसे पुरुषों में पाए जाने वाला जो गंजापन है
वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की अनियमितता की वजह से होता है। लेकिन महिलाओं में जो गंजापन है, बाल झड़ता है, वो टेस्टोस्टेरोन नहीं, वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की अनियमितता की वजह से होता है। यानी ऐसे गुण जो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी ऐसे गुणों के जीन जो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। क्लियर? तो पहला सेक्स लिमिटेड और दूसरा सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, ठीक है। और इन दोनों से अभी तक आईएएस में क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, मैं बताते भी चलता हूं कि कहां से क्वेश्चन आपका आया। दो जेनेटिकल कैरेक्टर में पहला सेक्स लिमिटेड और दूसरा सेक्स इन्फ्लुएंस। अब तीसरा है तीसरे को बोलते हैं मिल्क ग्लैंड्स जो होती हैं, वो दोनों में होती हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। तो मिल्क ग्लैंड इफेक्टिव किसमें होती हैं? फीमेल में। मेल में तो इफेक्टिव होती नहीं। हमारे अंदर जो है पुरुषों में एक तरीके से वेस्टिजियल्स अवशेषी अंग के रूप में होती हैं। दूसरे का जो था सेक्स इन्फ्लुएंस का, एक ही कैरेक्टर, एक ही गुण जो हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे पुरुषों के बाल झड़ते हैं तो जनरली किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की अनियमितता की वजह से, ठीक है। लेकिन महिलाओं में अगर यही हार्मोन्स की कंडीशन देखा जाए तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है। गुण दोनों की सेम हो रहे हैं, दोनों के बाल झड़ रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से? अलग अलग हार्मोन्स की वजह से। तो किसमें आ गया? सेक्स इन्फ्लुएंस में। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन की भरमार है, इसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिंग संलग्न गुण, ठीक। क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न गुण, ठीक है। अब ये जो लिंग संलग्न गुण है, ये जनरली दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्स लिंक्ड और दूसरा जो होता है वाई लिंक्ड, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, यानी एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। फर्स्ट पे चलेंगे, तो हम बोलते हैं एक्स लिंक, ठीक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट पे, एक्स पे चलते हैं, ठीक है। तो वे जीन जो एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, एक्स लिंक वे जीन जो एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, ये पुत्रियों को माता एवं पिता दोनों से, जबकि पुत्रों को केवल माता से प्राप्त होते, ठीक है। एक्स लिंक यानी कि वे जीन
जो एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं, वे जीन जो एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं और ये पुत्रियों को माता एवं पिता दोनों से, जबकि पुत्रों को केवल माता से प्राप्त होते हैं। ठीक है। जनरली जो लड़कियों के अंदर कैरेक्टर जाता है, लड़कियों के अंदर जो कैरेक्टर जाता है, यहां पे मैंने लिखा माता एवं पिता दोनों से, बट देखा जाता है कि जो गर्ल्स के अंदर, जो लड़कियों के अंदर, पुत्रियों के अंदर जो कैरेक्टर जाता है वो पिता से जाता है, और लड़कों के अंदर जो कैरेक्टर जाता है वो कहां से जाता है? माता से जाता है। आनुवंशिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विशेष तौर से डिजीज और रोग के जो कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो जो आपके एक्स गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं वह लड़कियों को माता और पिता दोनों से प्राप्त होते हैं, लेकिन लड़कों को केवल किससे प्राप्त होते हैं? माता से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल है हमारा, पहला कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा हीमोफीलिया। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, यानी कि वे जीन जो एक्स गुणसूत्रों पर उपलब्ध होते हैं, तो ये पुत्रियों को माता एवं पिता दोनों से, जबकि पुत्रों को किससे प्राप्त होते हैं? केवल माता से। ठीक है। अब आप खुद ही देखिएगा, अपने घर में देखिए, संभवतः आप इसको देखते भी होंगे, समझते भी होंगे। अगर आप बॉयज हैं तो आपका अटैचमेंट आपकी मदर से ज्यादा होता है, और गर्ल्स का अटैचमेंट अपने फादर से ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट जेनेटिकली है, क्योंकि वो जो आनुवंशिक कैरेक्टर है लड़के के अंदर वो मदर से गया, और लड़की के अंदर किससे गया है? हाँ, नॉट राइट 100%, सॉरी, राइट 100%। शुगर दूसरी चीज है भाई। हीमोफीलिया, HAEMOPHILA, ठीक है। तो जनरली ये अभी हीमोफीलिया की जो हिंदी होती है, हीमोफीलिया की तो हिंदी शायद कुछ होती नहीं है। हाँ, हीमोफीलिया की तो हिंदी नहीं होती है। रक्ताल्पता, हाँ, ठीक ठीक, गुड। सिस्टर का मम्मी से मिला, अच्छी बात है। तो दुनिया में अपवाद भी तो हैं, है ना। अभी आएगा हीमोफीलिया का मतलब, मैं बताऊंगा, अभी आएगा हीमोफीलिया का मतलब आएगा। कलर ब्लाइंडनेस भी आएगा, मुझे बताने तो दीजिए। अभी मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं कि आप लोग फटफट लिखना शुरू कर देते हो, तो अभी मैं क्या करूँ भाई। चलिए, हाँ, अब गुड, सही बताया अरविंद कुमार जी। एनीमिया मीन्स रक्ताल्पता, आरबीसी या ब्लड की कमी होना एनीमिया कहलाता है। चलिए देखो, एक्स लिंक डिजीज, वर्षा जी, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आर्ट को प्रॉब्लम होती है, इसलिए अब थोड़ा सा धीरे धीरे मैं चल रहा हूं। तो एक्स लिंक क्या होता है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि एक्स लिंक कैरेक्टर में कि वे जीन जो एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं और ये पुत्रियों को माता एवं पिता दोनों से, जबकि पुत्रों को केवल किससे प्राप्त होते हैं? माता से प्राप्त होते हैं। अभी क्वेश्चन के अनुसार मैं देखूंगा तो देखिएगा आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर की बात हो रही है वो बेसिकली रोग की बात हो रही है।
यानी मान लीजिए कोई रोग माता को है, ठीक है ना, तो इस माता से जो आनुवंशिक बीमारी है वो पुत्रों में जाने के चांस ज्यादा होते हैं, पुत्रियों में जाने के चांस कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई आनुवंशिक बीमारी पिता को है तो इसके लड़कियों में जाने के चांस ज्यादा होते हैं, लड़कों में जाने के चांस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस बीमारी के जीन एक्स गुणसूत्र पे हैं तो, वाई पे नहीं। अगर उस बीमारी के जो गुणसूत्र हैं, जीन जो है वो अगर एक्स पे है तभी ये बात हो रही है, क्योंकि हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं, एक्स गुणसूत्रों पर, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, और इसको मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। कलर ब्लाइंडनेस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता, इसको हम बोलते हैं वर्णांधता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस को। अब इसके और भी नाम कलर ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं प्रोटॉन डिफेक्ट, दूसरा नाम है प्रोटो ल्यूपिया, तीसरा नाम है डाल्टोनिज्म, चौथा नाम है रेड ब्लू ग्रीन डिफेक्ट, ठीक है। ओके, और शायद एक नाम और है ड्यूटेरोनोपिया, कई नाम है इसके। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के बाद दूसरा डाल्टोनिज्म और रेड ब्लू ग्रीन डिफेक्ट, इन तीन नामों को बस पूछा गया अभी तक, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस, यानी कलर ब्लाइंडनेस को हम बोलते हैं वर्णांधता, और ये जो बीमारी है, इस बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो लाल, हरे एवं नीले रंग में विभेद नहीं कर पाते, यानी वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते कि लाल रंग वास्तव में लाल है या हरा है, ठीक है ना। यानी वो इन तीनों रंगों में सही ढंग से विभेद नहीं कर पाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एयरफोर्स और रेलवे में किन लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती, या कौन से रोग से ग्रसित लोगों को एयरफोर्स और रेलवे में नौकरी नहीं दी जा सकती है। तो कौन सा रोग है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। तो किस लिए, क्योंकि रेलवे और एयरफोर्स का तो पूरा काम ही सिग्नल पे होता है। पता चला कि आप ट्रेन लेके जा रहे हैं, ड्राइवर हैं, और सिग्नल मिल गया रेड, और आपको समझ में आ गया ग्रीन, और लेके चल दिए, है ना। अब पता चला किसी दूसरे ट्रेन से जाके भेज दे, तो कलर ब्लाइंडनेस की वहां पे जांच होती है, क्योंकि ऐसे जो रोगी होते हैं वो लाल, हरे एवं नीले रंग को विभेद ही नहीं कर पाते। हाँ, मर्चेंट नेवी में भी, ठीक है, जहां पे सिग्नल के आते हैं वहां पे आप नहीं जॉब कर सकते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस की जो भी जीन है वो कहां पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्रों पर, और ये पुत्रियों को किससे मिलते हैं, पिता से, और पुत्रों को किससे मिलते हैं, माता से, ठीक है। जनरली पुत्रियों को माता एवं पिता से, दोनों से माना जाता है, बट सामान्यतः किससे मिलते हैं, पिता से, और लड़कों को किससे मिलते हैं, माता से। वर्णांधता, इनको हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता, ठीक है। यानी कलर ब्लाइंडनेस के जीन किसके होते हैं, सिंपल सा एक्स गुणसूत्रों। अब देखिए क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन को निकालते कैसे। एक चीज आप रखिए, जो सेक्स गुणसूत्र है महिला में क्या है, XX, क्लियर। अब महिला में XX है, और कलर ब्लाइंडनेस को हम सिंपल से इंडिकेट कर रहे हैं C से। तो जेनेटिकली है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, ठीक है, आनुवंशिक है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगर इनके सेक्स गुणसूत्रों पर, अगर किसी महिला के दोनों एक्स गुणसूत्रों पर कलर ब्लाइंडनेस के जीन है तो महिला क्या कहलाएंगी, रोगी। इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक। अगर महिला के सिर्फ एक ही गुणसूत्रों पर कलर ब्लाइंडनेस के जीन है तो महिला क्या होंगी, वाहक, रोगी नहीं होंगी। यानी ये रोग को फैला सकती है बट रोगी नहीं कहलाएंगी।
अब अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में तो एक ही एक्स होता है और ये रोग कैसा है, एक्स गुणसूत्रों वाला। तो पुरुष के अगर एक भी एक्स गुणसूत्र पर इसके जीन है तो पुरुष क्या होंगे, रोग। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठाए रखना बस, और इस चीज को अगर आप बैठाए रखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। वाहक का मतलब होता है ले जाने, ठीक है। जैसे वाहक का यहां पे सिंपल मतलब होता है ठीक, देखिए 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र, अगर किसी नहीं, ट्रांसफर गुणसूत्रों का ट्रांसफर कहां हो पाता है, अगर किसी महिला के दोनों गुणसूत्रों पर कलर ब्लाइंडनेस के जीन है तो महिला रोगी होगी, ठीक है। अगर इनके सिर्फ एक ही गुणसूत्रों पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है तो महिला होंगी वाहक, ठीक है। तो वाहक का मतलब ये होता है कि वो खुद तो रोगी नहीं है, यानी उनके अंदर जो जीन है वो उनके अंदर रोग नहीं प्रकट कर रहा है, लेकिन वो दूसरे को रोगी बना सकती है, ठीक है ना। वो दूसरे को रोगी बना सकती है लेकिन खुद रोगी नहीं होती, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन के अनुसार बताऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पुरुष का क्या है, एक्स वाई, और पुरुष के एक ही एक्स गुणसूत्रों पर अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो पुरुष क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ पुरुष की शादी एक वर्णांध महिला के साथ कराई गई, ध्यान सुनिएगा, एक स्वस्थ पुरुष जो रोगी नहीं है की शादी एक वर्णांध महिला के साथ कराई गई, तो उनके कौन से पुत्रों में वर्णांधता रोग होने की संभावना होगी, क्लियर। एक स्वस्थ पुरुष, तो मैं बना रहा हूं, ये यहाँ पे है पुरुष, ये बेचारे क्या है, स्वस्थ है, रोगी नहीं है। लेकिन अब दूसरा क्या है, एक स्वस्थ पुरुष की शादी एक वर्णांध महिला के साथ कराई गई, यानी महिला क्या होगी, रोगी। और रोगी की कंडीशन क्या है, देखो ये, ठीक। ऑल बॉयज में, हाँ देखते हैं बॉयज हैं कि गर्ल्स हैं, क्या है। अब एक स्वस्थ पुरुष की शादी एक वर्णांध महिला के साथ, देखो वर्णांध महिला की कंडीशन तो यही है ना, एक्स सी, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, जैसे जेनेटिक्स में निकाले तो वैसे ही निकाल दीजिए, इसको एक बार इसके साथ रख दीजिए, फिर इसको इसके साथ रख दीजिए, फिर y को इसके साथ रख दीजिए, फिर इस y को इसके साथ रख दीजिए, होगी क्लियर। अब पूछा है कि कौन से बच्चों में रोग होने की संभावना होगी, तो आप देखो कि लड़कों की कंडीशन तो रोगी बता रहा है, लेकिन लड़कियां कैसी होंगी, वाहक वेक्टर होंगी, ये रोगी नहीं कहलाएंगी। यानी इनके जो लड़के होंगे, लड़के तो रोगी होंगे लेकिन लड़कियां क्या होंगी, वाहक, ठीक है, क्लियर। नहीं, क्योंकि भी में इसलिए सी नहीं होता है क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस है इसके जीन केवल एक्स गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्रों पर नहीं पाए जाते, ठीक है। अब दूसरी चीज आप यहां थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, महिला रोगी थी ना, मां रोगी थी तो लड़का रोगी हो गया, क्लियर। लड़की क्या हो गई, वाहक। मैंने बोला था ना, लड़कों के अंदर जो आनुवंशिक कैरेक्टर वो किसके, माता से अक्सर जाते हैं, ठीक है। अब जो आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया है
हाँ इट्स में भी चलती भी जाएगी, रुक भी सकती है, वो तो जीन पे डिपेंड करता है। अब थोड़ा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा आईएएस का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। आईएएस का क्वेश्चन ये था, देखो आईएएस कोई तोप नहीं है, बस चीजों को थोड़ा सा घुमा के पूछती है और आप वो 180 डिग्री घुमाती है और तुम 360 डिग्री घूम जाते हो, बस इतना ही अंतर। वो 180 घुमाती है और वो चाहती है कि तुम 360 घूम जाओ, और वही आप करते हो। जैसे पूछा जाए वैसे स्टेप में चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, जवाब आसानी के साथ आ जाएगा। अब आईएएस का क्वेश्चन था, एक पुरुष जिसका विवाह वर्णांध महिला के साथ हुआ, एक स्वस्थ पुरुष जिसकी शादी वर्णांध महिला के साथ कराई गई, क्लियर। इससे उत्पन्न हुई पुत्री की शादी एक स्वस्थ पुरुष के साथ कराई गई, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक स्वस्थ पुरुष जिसकी शादी वर्णांध महिला के साथ कराई गई, इससे उत्पन्न हुई पुत्री की शादी एक स्वस्थ पुरुष के साथ कराई गई, तो उनके कौन से बच्चों में इस रोग के होने की संभावना होगी, क्लियर। तो पहले स्टेप का क्वेश्चन क्या था कि एक स्वस्थ पुरुष की शादी एक वर्णांध महिला के साथ कराई गई, ठीक है, और इनसे उत्पन्न हुई पुत्री, तो पहले निकालेंगे कि उनकी पुत्री कैसी है। तो उनकी पुत्री कैसी है, वाहक, ठीक है। अब उनकी पुत्री की शादी किससे कराई गई, स्वस्थ पुरुष के साथ, अब वो भी निकाल लेते हैं। अब उनकी पुत्री क्या थी, वाहक। अब इसकी शादी किसके साथ कराई गई, स्वस्थ पुरुष के साथ, ठीक है। अब निकाल लीजिए फिर। देख लीजिए इस कंडीशन में क्या हुआ कि अब देखो यहां पर महिला वाहक है, महिला वाहक होते हुए भी इनका एक लड़का क्या हो गया, रोगी हो गया, ठीक। और एक लड़की क्या हो गई, वाहक, लेकिन लड़का कौन सा हो गया, लड़का रोगी हो गया, ठीक है ना। यानी फिर देखा आपने फीमेल से कहां पहुंच गया, लड़के के अंदर, क्लियर। तो इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे आप करते जाओगे, आसानी के साथ आपका जवाब निकल जाएगा, है ना। सर कोई बहुत टफ थोड़ी है, ठीक है, सिंपल चीजें। तो ये पहला था कंडीशन आपका किसका, कलर ब्लाइंडनेस का। पुरुष वाहक नहीं होगा भाई, पुरुष तो रोगी होगा। अगर छुट्टी पर है, ठीक है, पुरुष रोगी होगा, बताया था ना कि पुरुष में अगर ये कंडीशन हो गई तो पुरुष क्या होगा, रोगी। वो इसलिए रोगी होगा कि पुरुष में एक ही एक्स गुणसूत्र है ना, तो एक ही एक्स गुणसूत्रों पर अगर ये आएगा तो क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। क्वेश्चन ये था विशाल जी कि अब कौन होगा कौन नहीं होगा ये आप इक्वेशन से निकाल लो, ठीक है ना। अगर लड़का रोगी है, ठीक है, आप पूछ रहे हो कि अगर लड़का रोगी है तो निकाल लो, यहाँ लड़के को रोगी कर दो और उनकी पत्नी को निरोगी कर लो, तो अब देखो क्या कंडीशन आएगी। लड़की वाहक होगी, रोगी कोई नहीं होगा। जैसे कहा जाए वैसे आप निकाल लो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं जो आईएएस में आया हुआ था। क्वेश्चन ये था कि एक स्वस्थ पुरुष की शादी जब एक वर्णांध महिला के साथ कराई गई, तत्पश्चात इनसे जो पुत्री उत्पन्न हुई, इन पुत्री की शादी एक स्वस्थ पुरुष के साथ कराई गई, तो उनके कौन से बच्चों में वर्णांधता रोग होने की संभावना होगी,
तो उनके कौन से बच्चे? लड़के। लड़कों में रोग होने की संभावना होगी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये परसेंटेज में भी पूछ देता है। ठीक है ना। अरे समन गुप्ता जी भी वाई पे आ रहा, नहीं ये कलर ब्लाइंडनेस में भी होगा और अब आपके हीमोफीलिया में भी होगा। ऐसे रोग के जीन जो एक्स गुणसूत्रों पे होते हैं उनको हम एक्स लिंक्ड डिजीज कहते हैं। ठीक है ना। डायबिटीज आनुवंशिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक। परसेंटेज में कहते हैं, देखो परसेंटेज में हम क्या मानेंगे कि 4 है जनरली, तो हम 4 को मान लेंगे क्या 100%। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ देगा कि कितने प्रतिशत लड़कों में रोग होने की संभावना है। ठीक है। तो लड़के कितने हैं? 2 है। तो 2 में से 1 लड़के की होने की संभावना है, तो कितने परसेंट लड़कों में होने की संभावना है? 50%। क्लियर। अगर पूछ दिया कितने प्रतिशत बच्चों में रोग होने की संभावना है, तो एक ही हो रहा है ना 100 में, तो 25%। क्लियर। तो जैसे पूछेगा वैसे आप क्या करोगे? जवाब दे दोगे। दूसरा रोग है आपका हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया को हम क्या बोलते हैं? रॉयल फैमिली डिजीज। या इसको बोलते हैं ब्लैडर्स डिजीज, दोनों नाम पुकारे। ठीक है। रॉयल फैमिली डिजीज या फिर ब्लैडर्स डिजीज। तो जैसे कलर ब्लाइंडनेस था, तो कलर ब्लाइंडनेस था वैसे ही जस्ट हीमोफीलिया होता है। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन जब दिया था कि एक व्यक्ति जो एक स्वस्थ पुरुष की शादी वर्णांध महिला के साथ कराई गई, तो यहाँ पे भी होता है एक स्वस्थ पुरुष की शादी एक हीमोफिलिक महिला के साथ कराई गई। ठीक है। ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछने का है वो कैसे भी पूछ सकता है। अब डिजीज में अंतर क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति लाल, हरे एवं नीले रंग में विभेद नहीं कर पाता। हीमोफिलिक कंडीशन में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को चोट लगने के उपरांत उसके रुधिर का थक्का नहीं बनता। सामान्यतः जब हमको चोट लगती है तो 2 से 6 मिनट के अंदर हमारे रुधिर का थक्का क्या होता है? बन जाता है। लेकिन हीमोफीलिया कंडीशन में क्या होता है कि चोट लगने के दौरान चोट लगने के दौरान रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने के कारण, अत्यधिक मात्रा में जब ब्लड बाहर निकलने लगता है तो क्या होता है कि हाई अमाउंट में ब्लड बाहर निकलने के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इस रोग को हम बोलते हैं हीमोफीलिया, यानी चोट लगने के दौरान ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है और अत्यधिक मात्रा में जब ब्लड बाहर निकल जाता है तो डेथ कैसे होती है? जब ब्लड बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन भी निकलता है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारी जो सबसे पहला इसका इफेक्ट आता है आंखों पर। ठीक है ना। रितिका जी थक्का क्या होता है? ये भी ब्लड आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है ना। जब हमको चोट लगती है ना तो जो ब्लड में प्रोटीन पाए जाते हैं इनके बीच कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होने के फलस्वरूप चोट लगने वाले स्थान पर एक लेयर बन जाती है, झिल्ली बन जाती है, जिससे अंदर से आने वाली जो ब्लड सेल्स होती है उसमें फंस जाती हैं, फिर ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर ब्लड ही शुरू करेंगे, उसमें ब्लड का थक्का बनना आएगा। ठीक है। वो ब्लड प्रोटीन के पार्ट। ठीक है। तो अब हीमोफीलिया कंडीशन में क्या होती है कि चोट लगने के दौरान रुधिर का थक्का नहीं बन पाता
और न बनने की वजह से अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब इसको रॉयल फैमिली इसलिए कहा जाता है कि जो विक्टोरिया रानी थी, इंग्लैंड की महारानी, आप देखते होंगे इनको कि इंग्लैंड की महारानी जो हो वो किसी से मिलती भी थी हाथ मिलाकर। या धक्का नहीं जी, थक्का होता है, ब्लड क्लॉट ना, ब्लड कोआगुलेशन बोलते हैं, जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो रुधिर का जमना। ठीक है, तो ये डिजीज है हीमोफीलिया। इसको भी कलर ब्लाइंडनेस की तरह ही क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अब ये तो था आपका एक्स लिंक डिजीज, यानी कि सेक्स लिंक कैरेक्टर में कितने टाइप्स के मैंने बताया था, 2 टाइप्स का। तो पहला था एक्स टाइप, सेकंड हम देखते हैं इसको बोलते हैं वाई लिंक डिजीज, वाई संलग्न रोग। अब ये जो वाई संलग्न रोग होते हैं, ठीक है, अच्छा, हाँ, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया को जानने की ज्यादा, वो रॉयल फैमिली कहा जाता है उनको। हाँ, विटामिन की कमी होगी और ये जेनेटिकली है। वो अक्सर हाथ क्या बोलता है, ग्लव्स पहनती थी, लोगों से हाथ जल्दी नहीं मिलाती थी ताकि उनको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न हो जाए, चोट न लग जाए। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से उस डिजीज को समाप्त कर दिया गया उनके खानदान से। तो ये रॉयल फैमिली जो थी, ये पूरा का पूरा फैमिली हीमोफीलिया से क्या ग्रसित थी, इसीलिए इसको हम रॉयल फैमिली डिजीज भी बोलते थे। और वो क्या बोलते थे, जल्दी किसी से हाथ नहीं मिलाती थी, ठीक है ना। तो आप ही के देश के विवेकानंद जी एक बार गए थे, तो उनसे पूछा गया कि भारत की जो महिलाएं होती हैं वो जल्दी किसी से मिलती नहीं है और जल्दी किसी से बात नहीं करती है, ना हाथ मिलाती। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि आपके देश की जो विक्टोरिया रानी है वो किसी से मिलती है? बोले कि नहीं। क्या, क्यों, क्या वो महारानी है? तो विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे देश की हर महिला विक्टोरिया रानी के बराबर है। इस दुनिया में अगर किसी का प्रेजेंस ऑफ माइंड था तो विवेकानंद जी का, ठीक है। खैर फिलहाल अब वाई लिंक डिजीज में हम आते हैं। तो ऐसे रोग जो वाई गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, यानी ऐसे जीन जो वाई गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब चूंकि महिला में तो वाई होता ही नहीं है, जब महिला में वाई होता ही नहीं है तो ये रोग लड़कियों में जाने की संभावना को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो ये जो होता है, ये रोग या इस रोग के जो जीन होते हैं, इस रोग के जीन केवल पुत्रों को पिता से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये लड़कियों में नहीं जाते, ठीक। अगर हम इसको एग्जाम्पल की बात करें तो वाई लिंक डिजीज के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके पहला डिजीज है नेफ्राइटिस, सॉरी, हाइपरट्राइकोसिस, और दूसरी डिजीज है आपकी नेफ्राइटिस। लिखिए, हाइपरट्राइकोसिस का मतलब
कान के अंदर अत्यधिक बालों का उगना। ठीक, कान के अंदर अत्यधिक मात्रा में बालों का उगना। हो गया। अब आज के बाद से इनको आप लोग भाग्यशाली मत मानिएगा। मिलते हैं ना कुछ लोग जिनके अंदर कान के बाल जो होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो हमारे यहाँ बोल देते हैं कि ये बड़े भाग्यशाली हैं। वो भाग्यशाली नहीं होते हैं और रोगी होते हैं, और उस रोग का नाम है हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है ना। दूसरा, वृक्क से संबंधित रोग, किडनी से संबंधित रोग, ठीक है ना, गुर्दा भी बोलते हैं इसको। तो वृक्क से जो संबंधित रोग होते हैं उसके भी जीन किसमें होते हैं? सामान्यतः पुरुषों में होते हैं, और ये लड़कों को जो प्राप्त होते हैं वो पिता से होते हैं, कभी भी माता से प्राप्त नहीं। ठीक है। तो आपके इतने जेनेटिकल डिसऑर्डर के डिजीज हैं, एक्स लिंक और वाई लिंक। ठीक है। मेसोपोटामिया। ठीक है। तो जेनेटिक्स के दो पार्ट थे, एक हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन। ठीक है ना। तो हेरिडिटी तो इतना हो गया, फिर जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, छोटा सा चीज है वेरिएशन। वेरिएशन, इसको हम बोलते हैं विभिन्नता। अब विभिन्नता क्या होती है? जीवों के ऐसे गुण, ठीक है ना, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। जीवों के ऐसे गुण जो अपने पूर्वजों, जीवों के ऐसे गुण जो अपने पूर्वजों या अपनी जाति के अन्य सदस्यों में नहीं था, जीवों के ऐसे गुण जो अपने पूर्वजों या अपनी जाति के अन्य सदस्यों में नहीं था, परंतु उनमें पाया जाता है, परंतु उनमें पाया जाता है, ऐसे गुणों को हम विभिन्नताएं कहते हैं। ऐसे गुणों को विभिन्नताएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है। पहले कायिक विभिन्नता। कायिक, इसको बोलते हैं सोमैटिक या वेस्टिजियल। कायिक विभिन्नता, डैश देकर आगे लिखिएगा, यह वातावरणीय दशाओं के कारण होता है। यह वातावरणीय दशाओं के कारण होता है। मतलब समझा इसका? बच्चा पैदा हुआ कहीं और, ले गए कहीं और, इन्वायरमेंटल इफेक्ट उसके ऊपर आया, माँ बाप से कुछ अलग कैरेक्टर उसके अंदर प्रदर्शित होने लगा। ठीक है। नेफ्राइटिस के जो लक्षण होते हैं, अरे न्यू टॉपिक नहीं है भाई, जेनेटिक्स के दो पार्ट थे ना, एक हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन, है ना। तो जो लक्षण है आपके पिता से ये बेटे में जाता है, कभी भी बेटियों में नहीं जाता। ठीक है ना। और ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये हमेशा ही आनुवंशिक होते हैं, जी नहीं। अगर इसके गुण एक्स गुणसूत्र या वाई गुणसूत्रों पे होंगे तभी वो ट्रांसमिट होंगे।
अगर गुणसूत्रों पे नहीं होंगे तो वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, ठीक है ना, समझिएगा। कान के अंदर जो बाल उगता है या कोई भी गुण हो, अगर उनके गुणसूत्रों पर होगा तभी वो अगली पीढ़ी में जाएंगे। अगर गुणसूत्रों पे नहीं होगा तो वो उसी पीढ़ी में ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। शुगर की ही बात कर ले तो माता पिता दोनों को शुगर होता है, अगर किसी एक को भी होता है तो अगर ये शुगर के जीन गुणसूत्रों पर हैं तभी वो अगली पीढ़ी में जाएंगे, अगर नहीं है तो वो नहीं जाएंगे। अगर कोई पेरेंट्स ही, आपके पिताजी हैं, उनको दादा को शुगर नहीं था, आपके पिताजी को शुगर है, ठीक है ना, तो पहली बात शुगर तो कोई बीमारी है ही नहीं, है ना, इसको डॉक्टर लोग बीमारी बता दिए हैं। शुगर इज द ओनली फॉर कंडीशन, ये केवल अवस्था है, कोई बीमारी नहीं। और बीमारी के लिए दवा इस्तेमाल आती है, लेकिन अगर कोई अवस्था है तो उसको खाने पीने और रहने के ढंग से और कुछ दैनिक दिनचर्या में बदलाव करके हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारे डायबिटिक मरीज इस पे ठीक भी हुए। नहीं, ये जेनेटिकली है कि नॉन जेनेटिकली है, इसका पता करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है सर। अगर शुगर बड़ा हो और बच्चा पहले हो गया, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है। नॉर्मली डायबिटिक कंडीशन में कई चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं, है ना, तो शुगर पे जब चलेंगे तो चलेंगे। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि जो शुगर है ये कंडीशन है, ये बीमारी नहीं है ना। और कई लोगों को शुगर तो वैसे ही ठीक हो जाता है। शुगर प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। 101 क्या 110% मैं लिख के दे रहा हूं, हमेशा के लिए ठीक हो सकता है ना। अब बीमारी में मत चलो, नहीं तो सब मेरी फेवरेट चीजें हैं, मैं बीमारी में घुस जाऊंगा फिर घुसता ही जाऊंगा। हम अपनी बीमारी पे चलते हैं। विभिन्नता है दो प्रकार की, एक कायिक, तो कायिक विभिन्नता जो होती है ये वातावरणीय दशाओं के कारण होती है, ठीक है। दूसरा हम आते हैं जर्मिनल, या इसको बोलते हैं जननी, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल, ठीक है। अब जो जननिक विभिन्नताएं होती हैं, इसके आगे लिख लीजिएगा, ये जनन कोशिका में जीन के बदलने के कारण होती हैं। ये जनन कोशिका में जीन के बदलने के कारण होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इतनी चीजें थी आपकी जेनेटिक्स से संबंधित। तो जेनेटिक्स में दो चीजें, एक तो आपका हेरिडिटी और दूसरा आपका वेरिएशन। तो फर्स्ट टॉपिक आपका साइकोलॉजी फिनिश हुआ, दूसरा टॉपिक आपका जेनेटिक्स फिनिश हुआ। थर्ड टॉपिक में हम चलेंगे, और थर्ड टॉपिक है हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है आपका ब्लड। रक्त, खून, रुधिर, तो अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, सेल, कोशिका, क्लियर। अब इस कोशिका के बाद हम लोगों ने पढ़ा जेनेटिक्स। तो जो कोशिका होती है, इसको तो हम नॉर्मली अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो ऊतक होता है उसको तो हम देख सकते हैं। और ऊतक किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। जितनी भी कोशिकाएं हैं सब सोमैटिक हैं, और जर्मिनल सेल का मतलब आपके स्पर्म और एग, ठीक है। जर्मिनल सेल जनन कोशिका, वे जनन कोशिका जिससे एक नए जीव की उत्पत्ति
उत्पत्ति होती है। ठीक है सचिन जी, जो आपका टिश्यू होता है ना, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो हम उनको बोलते हैं टिश्यू, ऊतक। और बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलते हैं, हाँ जर्मिनल वेरिएशन होगा, क्योंकि वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्यों होंगी, वो इसलिए होंगी क्योंकि सीधे आपके वो गुणसूत्रों पे हो रही। जर्मिनल सेल का मतलब स्पर्म सेल और एग सेल पे हो रही है ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे। ठीक है, कायिक कोशिका में अगर कुछ परिवर्तन होगा तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ है ना, तो अब जहां पे भी बिहार की हो, यूपी की हो, ठीक है ना, अब बच्चा पैदा हुआ, उसको 2 दिन के बाद उठा के ले गई ऑस्ट्रेलिया। ठीक, 10 साल के बाद ले आइए, आपके यूपी वाले बच्चे से वो डिफरेंट होगा, स्किन कलर में भी, बिहेव में भी, सब कुछ में भी। और जहां उसको आप फिर 20 दिन यूपी में, बिहार में रख दिए, तो जो वहां पिज्जा बर्गर खाता था अब यहाँ पे फिर लिट्टी चोखा खाने लगेगा। तो परिवर्तन आया ना। तो ये परिवर्तन वातावरणीय दशाओं के कारण हुआ, तो ये सोमैटिक हो गया। ठीक है, लेकिन अगर जीन लेवल पे जो परिवर्तन हो गया तो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे यहाँ रहे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सोमैटिक सेल का, जर्मिनल सेल का मतलब ये। तो बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बना देते हैं, आपके अंग। तो अब जो ब्लड है हमारा, ये ब्लड भी क्या होता है, अब पता नहीं, मैं मूवी को देखा नहीं। अब खिलाड़ी 776 72, एक्चुअली मैं मूवी देखता ही नहीं है ना। और विशेष तौर से ये जो एक्टर होते हैं लोग ना, आजकल तो आप देख ही रहे हैं हॉलीवुड में, साइंटिफिक मूवी देखता हूँ, वो पसंद है। जर्मिनल कंडीशन, हाँ जर्मिनल का मतलब जनन कोशिका, जनन कोशिका का मतलब शुक्राणु और अंडाणु, इसमें जो परिवर्तन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आइए, ब्लड, रुधिर। तो जो हमारा रुधिर होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का मूवी में क्या होता है, क्या गायब होता है, इससे क्या मतलब। और ये हमारी आपकी सबसे बड़ी, एक तरीके से हम क्या बोले कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, जब हमारे आइडियल हनी सिंह जैसे ही होंगे ना, और माताएं चाहती हैं कि हमारे बेटे भगत सिंह जैसे हो, है ना। अब मूवी देखेंगे प्रेगनेंसी के समय कौन सी, हनी सिंह की, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, तो कैरेक्टर उसके अंदर वही आएगा ना। तो गड़बड़ी तो हम लोग क्रिएट करते हैं, फिल्मों के हीरो को हम आदर्श बना लेते हैं, उनके लिए लाइन लग के उनका वेट करते हैं। सबकी अपनी अपनी थॉट होती है। मेरी नजर में कभी भी नाचने गाने वाला आदर्श नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। सबकी अपनी थॉट है कि मेरी अपनी थॉट है। खैर वो टॉपिक नहीं है आपका, जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आप खुद देखिए ना, हाई क्वालिटी के लोग होते हैं जिनके साथ डॉक्टरों का पैनल चलता है, 4 4 डॉक्टर रहते हैं, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, उनके फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखते हैं। और 60 साल तक जाते जाते क्या हो गया, किसी को बोन कैंसर हो गया, किसी को लंग्स कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, इतनी हाई फैसिलिटी रहने के बाद भी, है ना। इसलिए 4 दिन की जिंदगी है, आराम से मौज करो, पढ़ो लिखो, नौकरी पाओ, ऐसे, है ना। बाकी सब बेकार। और ये किसी को आइडियल बनाना, किसी को वो बनाना, अरे आइडियल बनाना है तो कलाम जी है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, बहुत सारे लोग, है ना। ये नाचने गाने वाले, ठुमके लगाने वाले, चाहे एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो, है ना, ये 2 कौड़ी के लोग हैं, और इनको 2 कौड़ी जैसी ही इज्जत देनी चाहिए। ब्लड, तो ब्लड हमारा क्या है, पॉइंट पे चलते हैं। रुधिर हमारा क्या है, मैंने बोला ऊतक। अगर हम इसकी स्टडी की बात करें, ठीक है, किसी के मदर, अरे मदर को बीमारी है तो बहू को कैसे हो जाएगी। बहू को नहीं हो सकती है ना, बहू तो दूसरे फैमिली से आई हुई है।
इसकी जो स्टडी होती है ब्लड की, इसकी स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में, ठीक है, जिस ब्रांच में हम करते हैं उसका नाम है हिमेटोलॉजी। ठीक, ब्लड ब्लड का जो अध्ययन करते हैं बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। अब रुधिर है क्या? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, अगर इनकी मात्रा की बात करें, अमाउंट, अगर इनकी मात्रा की बात करें तो ये लगभग 5 से 6 लीटर, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितना होता है? 5 से 6 लीटर। बट ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता। आप ये कहो कि इतना ही होता है तो बिल्कुल नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि मान लीजिए आप मुझे देख रहे हैं, है ना, मेरे शरीर का वजन है 90 केजी, है ना। अब इसमें से बहुत सारे लोग हमको दिख जाते हैं बेचारे दुबले पतले हैं, है ना। तो अब जो दुबले पतले हैं उनके भी शरीर में इतना ही थोड़ी होगा ब्लड होगा ना, कुछ ना कुछ तो घटेगा बढ़ेगा। ये आइडियल कंडीशन है कि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर रुधिर की मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। लेकिन एग्जैक्ट कितना होती है? उसके शरीर का जितना भी वेट होगा, यानी उसके भार का 7 से 8% जो होगा वो उसका ब्लड होगा। ये एग्जैक्ट आइडिया, ठीक है। अब दूसरा, पीएच की बात करें तो जो ब्लड का पीएच होता है, अमाउंट का मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो रुधिर की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर के बीच होती है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो जितना आपका भार है, वेट है, उस वेट का 7 से 8% भाग जो होता है आपका ब्लड होता है। इसका अगर हम पीएच की बात करें तो ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 से 7.5 के बीच होता है। यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, बेसिक होता है। ये पीएच वैल्यू होती है, किसी विलयन को नापने का एक मापन होता है। अगर किसी विलयन का पीएच 0 से 7 है, ठीक है, तो वह विलयन कैसा होगा? एसिडिक होगा। और अगर 7 से 14 के बीच है तो कैसा होगा? क्षारीय। ठीक, तो पहला जो ब्लड की स्टडी है वो क्या कहलाती है? हिमेटोलॉजी। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका अमाउंट जो होता है वो 5 से 6 लीटर के बीच होता है। और इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच 7.4 से 7.5 के बीच होता है, ठीक है। अगर कार्य की बात की जाए तो रुधिर का कार्य क्या है? ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों का प्रयोग। मेन कार्य है इनका ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों का प्रयोग, ठीक। जनरली ये वाटर से क्या होता है? भारी होता है। तो ब्लड क्या है हमारा? तरल संयोजी ऊतक। इसका जो अध्ययन होता है हिमेटोलॉजी, ठीक है। अमाउंट कितना है? 5 से 6 लीटर। पीएच 7.4 से 7.5। कार्य इसका होता है ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों का परिवहन। फिर नीचे जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड, ये शुद्ध कहां पे होता है? शुद्ध होता है फेफड़े में, लंग्स में, ठीक है। और स्वच्छ कहां होता है? क्लीन कहां होता है? किडनी, इसको हम बोलते हैं फेफड़ा। ठीक है, तो ब्लड हमारा शुद्ध कहां होगा? फेफड़े में।
और स्वच्छ कहाँ होगा? किडनी में। ठीक है, अब देखना स्वच्छ और शुद्ध में अंतर है। स्वच्छ और शुद्ध में उतना ही अंतर है जितना अंतर मन और विवेक में है, विवेक और बुद्धि में। ठीक है ना? हाँ, दोनों में फर्क ये है कि ब्लड में अगर कोई इम्प्योरिटी है, कोई हानिकारक पदार्थ है जैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ वगैरह, तो उनको छानने का काम कौन करता है? किडनी। और अशुद्धियों को हमेशा के लिए निकाल देने का काम कौन करता है? फेफड़ा। ठीक है, तो शुद्ध का मतलब बिल्कुल प्योर, जहां पे ऑक्सीजन वाली चीज मिल जाए, जीने वाला पदार्थ मिल जाए, वहां पे कहते हैं शुद्ध। और स्वच्छ का मतलब कि उसको फिल्ट्रेट कर देना, छांट देना। जो चीजें शुद्ध है, आप ये भी देखिए, जो चीज शुद्ध है वो ऑलरेडी स्वच्छ है ना? लेकिन जो स्वच्छ है वो शुद्ध हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक कमरा है, चौचक आप पूरी तरीके से फिनाइल उनाइल से सब साफ कर दो, लेकिन पता चला कि उसमें कुछ ऐसे हानिकारक गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो आप कहोगे साफ तो है लेकिन शुद्ध नहीं। ठीक है, तो ब्लड के आपके इतने पॉइंट हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अध्ययन से भी पूछा गया है, इससे भी पूछा गया है, अमाउंट से भी पूछा गया है, पीएच से भी पूछा गया है, और कार्य से भी पूछा गया। ठीक है ना? तो ब्लड के इतने, ये बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? अब नेक्स्ट रखेंगे, शुद्ध का मतलब होता है कि जहां पर जीवन जीने वाले पदार्थ उसमें मिलते हो, जैसे कि ऑक्सीजन। और स्वच्छ का मतलब है कि उसमें जो अशुद्धियां हैं वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ब्लड का है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन यानी निर्माण। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन कहां कहां से होता है। ठीक है, जनरली जो हमको पता है कि ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है, अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, लेकिन अस्थि मज्जा से ही नहीं, ब्लड का फॉर्मेशन स्प्लीन से भी होता है। ठीक है, और लीवर से भी होता है, बोन मैरो से भी होता है। वो अलग अलग कंडीशन होती है। जब बच्चा न्यूली बॉर्न में भी होता है तब किसी और से होता है। जब पैदा हो जाता है प्यूबर्टी एज तक ब्लड का फॉर्मेशन किसी और से होता है। लेकिन जब हम एडल्ट अवस्था में चलते हैं तो हमारे ब्लड का फॉर्मेशन दूसरे अंगों से होता है। अच्छा, पीडीएफ नहीं मिली। हाँ, किडनी जो है ब्लड को स्वच्छ करती है, फिल्ट्रेट करती है। ये उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे उसमें कैसे वो स्वच्छ करती है। और ब्लड को स्वच्छ करने में ही यूरिन का निर्माण होता है। ठीक? जो फेफड़ा है वो रक्त को शुद्ध करता है, जबकि जो आपका विर्क है वो स्वच्छ करती है। ऐसे कैरेक्टर जो हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। अब पीडीएफ के लिए मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं 2 दिन था भी नहीं तो बाहर था, तो देखूंगा मैं आज पीडीएफ भेज दूंगा। किडनी स्वच्छ करती है, ये आपका जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, उसमें स्वच्छ करती है। अशुद्धियों को छानने का काम किडनी करती है। कार्सल्स और आपका वो दूसरे पार्ट ब्लड के कहलाएंगे। उसको बोलते हैं
प्रोटॉन डिफेक्ट। मेरा नेट चल रहा था। मैंने कहा सर झूठ बोलो तो सही होगा। ट्रिपलेट बॉन्ड एलन मस्क तो अलग चीज होती है। जननिक मतलब जर्म सेल यानी शुक्राणु और अंडाणु। डबल पर्सनालिटी होती है, वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होती है। उसमें न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिकल बहुत सारा वर्क करता है। इन्फ्लुएंस कैरेक्टर जो हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे बालों का झड़ना अलग अलग हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित होता है, पुरुषों में अलग, महिलाओं में अलग। डीएनए कहीं से भी निकाल सकते हैं, बस कोशिका में केंद्रक होना चाहिए। ओनली फॉर ऑक्सीजन। जो वायुमंडल में गैसें होती हैं वो सबको लेके जाती है लंग्स। ब्लड का दो कार्य होता है, ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों का परिवहन। मतलब कि आपके शरीर के जितने भी भाग हैं सभी भागों में ऑक्सीजन को ले जाना, और जो आपके पोषक पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह, ये सबको ले जाने का काम करता है आपका ब्लड। जैसे कलर ब्लाइंडनेस का बना वैसे हीमोफीलिया का बनेगा। हाँ बिल्कुल, योग से ब्लड प्योर होता है, हो सकता है। प्रोटोनोविया उसी को कलर ब्लाइंडनेस को ही बोलते हैं, वर्णांधता को। पीएच का मान कम हो जाएगा तो अम्लीय अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, और अगर आपके ब्लड का पीएच कम हो जाएगा तो पीएच में एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, और एसिडिक नेचर बढ़ने से क्या होता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है, और ये कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट अटैक के लिए भी जिम्मेदार होता है। हाँ बस कोशिश करूंगा कि आज मैं पीडीएफ भेज दूं। कलर सब दिखता है, लेकिन लाल, हरे एवं नीले रंग में वो विभेद नहीं कर पाता। नहीं, जिसको प्रॉब्लम होगी जाके कंप्लेन कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं।
सचिन जी, बैड टीचर गुड टीचर ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऑफलाइन क्लास होती तो मैं पर्सनली समझा भी सकता था, ऑनलाइन क्लास में पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति को समझाना पॉसिबल नहीं होता। ब्लड का पीएच कब कम, एसिडिक अम्लीय चीजों को खाने से ज्यादा आपका पीएच कम हो सकता है। पीएच सचिन जी क्या होता है? थैंक यू सान्या जी। जो पीएच होता है, जैसे हम किसी वस्तु के वेट को किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है ना, तरल पदार्थों को हम लिक्विड में लीटर में नापते हैं, उसी तरीके से जो बिलियन होता है ना, बिलियन के नापने का जो मापन होता है वह पीएच होता है। वो ये बताता है कि जो बिलियन है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय या फिर न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर पीएच का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर 0 से 7 के बीच में है तो हम इसको बोलते हैं अम्लीय, अगर 7 से 14 के बीच में है तो हम इसको बोलते हैं क्षारीय। सोमैटिक का मतलब होता है कायिक कोशिका, यानी अगर आप मेल हैं तो स्पर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी कोशिकाएं सबको हम बोलते हैं सोमैटिक। और ऐसी कोशिकाएं जो जनन क्रिया में भाग लेती हैं या जो जनन पदार्थों का निर्माण करती हैं उनको हम बोलते हैं जनन कोशिका, जैसे आपका स्पर्म, ठीक। ब्लड का पीएच अगर कम हो गया तो मैंने बताया था ना, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं, हीमोग्लोबिन संबंधित भी बीमारियां हो सकती हैं, पाचन संबंधित भी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि सारा काम तो पीएच का ही होता है, ब्लड का ही होता है। ब्लड अगर आपका क्षारीय है तो जल्दी आपकी बीमारियां नहीं होंगी, जैसे जैसे ब्लड आपका अम्लीय होता जाएगा वैसे वैसे आपको बीमारियां पकड़ती जाएंगी। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सर एक कंफ्यूजन है, यही रहती कि बस करंट कैसे तैयार करें, मार्केट में सबका अलग दृष्टिकोण है। करंट तैयार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़िए सचिन जी, और कुछ मत करिए। नहीं समझिए, सबका अपना दृष्टिकोण है, उनको बोलने दीजिए। उनको मेरी एडवाइस है कि वो मैनेजमेंट से कंप्लेन कर दे, सबसे अच्छी चीज, सब छोटी चीजें। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।